So let's start. Now, basically, I'll be giving you a reference जहाँ से आप थोड़ा सा इसको समझ सको. देखो मार्केट वो वाला मार्केट नहीं है जो नॉर्मली अभी तक आप देखते हो. नॉर्मली मार्केट किसको बोलते हो? मम्मी चलो मार्केट चल लेते हैं ना. Which is the market you are referring to? Maybe a bazaar, right? Maybe a supermarket, maybe a hart, something like this. But here we are not talking about these markets in particular. We are talking about market in general term, right? In economic term. And we'll be talking about the types of competitions which are relevant in these markets, right? So please hear me out properly and then we can just start. So यहाँ पे place ही नहीं हो सकता. Market has several meanings. Not only place is described with the same, but there are thousands of. Let's talk about the first thing. Yeah. So pricing strategies अलग-अलग forms of market में क्या होता है? तो देखो आपके सिलेबस में फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी है कि पहले तो कितने टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्लासिफाई करो, ये सारी भी चीजें आपके बुक में होगी. डायरेक्टली बोला नहीं है बट होगी जरूर. और यहाँ आप पढ़ भी रहे हो. सबसे पहले मार्केट का मतलब देख लेंगे. तो मार्केट यहाँ पे क्या है? एक ऐसा मीन्स जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का. सो मार्केट एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं एंड द एक्सचेंज टेक्स प्लेस. सो इट इज अ मीन्स. इट्स नॉट अ प्लेस एक्चुअली, इट्स अ मीन्स. एक माध्यम, एक मीडियम जिसके थ्रू सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, राइट? क्यों as a result of buyers and sellers एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं. Now ये means कुछ भी हो सकता है. This means can be a place, this means can be a website, this means can be over telephone, anything जहाँ पे भी connect हो सके buyer and seller to effect what? Purchase and sell of what? Goods and services. You getting my 3 points what I'm trying to say? Yeah? It could be means, एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा माध्यम जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे से कनेक्शन में आ रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट? इट कुड बी एनीथिंग. यानी कि अब जो दिमाग में एक स्पेसिफिकेशन था कि ओके मार्केट एक स्पेस हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है, वो हट चुका है. नाउ व्हाट इट इज, इट्स एक्चुअली नथिंग बट अ मीन्स, अ मीडियम. तो एमसीक्यू में या फिर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जैसे भी क्वेश्चन में अगर आपके कुछ आता है तो अब सिर्फ प्लेस को टिक का नहीं करना है. अब यू नो व्हाट आर द वेराइटीज. इट कुड बी एनीथिंग जहां से भी कनेक्शन पॉसिबल. आई होप यू आर मेकिंग द रनिंग राइट. नाउ देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. हाउ? कितने सारे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है? बहुत सारे टाइप्स. अभी सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ठीक है? एक तो लोकल मार्केट होता है, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल. लोकल मार्केट मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है, राइट? जहाँ पे एक ऐसा जगह, एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जो कि लोकल, आपके लोकल एरिया में हो, wherever you live उसके आसपास, राइट? जहाँ पे चीजें आप एक्सचेंज कर सकते हो, खरीद सकते हो, राइट? अभी लोकल मार्केट कुछ भी हो सकता है. आपकी सब्जी मंडी हो सकती है, वेजिटेबल मार्केट जिसको बोलते हैं, फ्रूट मार्केट, कपड़े का कुछ भी मार्केट, ये कुछ भी एनीथिंग. द लोकल मार्केट यू इमेजिन, द बाजार यू इमेजिन. व्हाट इज अ नेशनल मार्केट? जो कि डिमांड या सप्लाई जिस चीज का भी नेशन वाइड होता है, नेशनली होता है, और डिमांड भी नेशनली होता है, सप्लाई भी नेशनली होता है. दैट इज नेशनल मार्केट, ठीक है? अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में एक्सचेंज होता है, जैसे राइस, व्हीट, ठीक है? व्हीट का मार्केट, अनियंस का मार्केट, वेजिटेबल्स का मार्केट, कोल्ड मार्केट, ये सारी चीजें क्या होगी? नेशनल, ठीक है? कि डिमांड भी नेशनली हो रहा है और सप्लाई भी नेशनली. एंड द थर्ड वन इज इंटरनेशनल. व्हाट इट इज कि इफ अ कमोडिटी, ठीक है, इज सोल्ड एंड परचेज्ड. ध्यान से सुनो. अगर एक कमोडिटी बेची जा रही है, खरीदी जा रही है अलग अलग कंट्रीज में, suppose there's a country A, there's a country B, there's a country C, there's a country D, and A C से खरीद रहा है, C B से, B D से. तो this is what, there are different countries, right? अलग अलग चीजें ले और बेची जा रही हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में. That is what international. Then if we are talking about gold,
जो कंट्री ए ने कंट्री बी को बेचा, वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्ड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट और ऑफ नेशनल। तो सबसे पहले एरिया की 3 स्पेसिफिकेशन एज पर एरिया, क्या क्या, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। आर वी क्लियर सो फार? यहाँ तक अपने क्या पूरे तरीके से क्लियर है? Yes, ma'am. Perfect. Arpita, you are getting all these in your books? Yes, ma'am. Perfect. मैम अभी बुक में नहीं, अभी हम कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं। Okay, so आराम से note down. You'll get it. Okay? Once you start reading, you'll get it. On the basis of time element, अब time के element पे हम लोग किस तरीके से describe कर सकते हैं? Markets को 3 टाइप में आप classify कर सकते हो, ठीक है? एक है very short period, बहुत छोटू सा time period, एक है short period और एक है long period, ठीक है? So it's a market which is very short period and long period. Now let's talk about, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, होली में जो छोटी छोटी दुकानें लगती है, दीपावली में लगती है ना, रक्षाबंधन पे लगती है, जो आप छोटी छोटी दुकानें देखते हो वो क्या 24/7 365 लगता है, या फिर आपको साल में सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए देखते हो? फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सीजनल बोल सकते हो आप जिसको, राइट? दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। एक होता है शॉर्ट पीरियड जो आपको दिखता है ना? फॉर एग्जाम्पल विंटर्स का कोई सामान हो गया, समर्स का कोई सामान हो गया जो सिर्फ विंटर्स में पर्टिकुलरली बनता है ना, समर्स में पर्टिकुलरली, दैट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड लॉन्ग पीरियड, दाल चावल या किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, जो हमेशा every time it's there in the market, it sells the same product. That is for a long period, for any number of years you have that person, that particular shop there. So this is how it works, right? I've given few examples. Then we have on the basis of competition among the seller or producers of firms. Okay? Now what it is? On the basis of competition among the seller या producers of firms. सेलर या प्रोड्यूसर्स जो सामान को बेचते हैं उनके बीच का कंपटीशन के बेसिस पे 2 कंपटीशन है, और यही हमारे पूरे चैप्टर का मेन मोटिव है। फर्स्ट वन इज परफेक्ट एंड सेकंड वन इज इम्परफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? एंड इम्परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो कि जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप के कंपटीशन होते हैं? तो 2 टाइप, एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और एक होता है इम्परफेक्ट। तो अब परफेक्ट कंपटीशन होता क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जान। ध्यान से सुनना और आराम से समझना, ठीक है? दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 वेरी, देखो परफेक्ट कंपटीशन में एक बात तो समझ लो, चीजें जो बिकती है ना वो सेम होती है, ठीक है? जिसको हम होमोजीनियस कहते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं, एक जैसा। दूसरी चीज जो है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होता है, यानी कोई अकेला सेलर या एक अकेला बायर प्राइस डिटरमाइन नहीं करता है। इट इज बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसके बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होता है। ना कोई इंडिविजुअल सेलर ना कोई इंडिविजुअल बायर प्राइस को डिटरमाइन करता है। इट इज ओनली एंड ओनली थ्रू द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? अब यहाँ पे चीजें सेम होती है, कोई एक इंसान या कोई एक पार्टी प्राइस को डिसाइड नहीं करता है, मार्केट फोर्सेस पे प्राइस डिटरमाइन होती है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी अपने मर्जी से प्राइस को कम या प्राइस को ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है? नो वन कैन डू दैट अगेन, क्यों? क्योंकि कोई डिटरमाइन नहीं करता। अभी ये सारी चीजें, ये सारे रूल्स है, ठीक है? अब जो पढ़ाऊंगी वो इसी के बेसिस पे होगा, तो ये इम्पोर्टेंट था कि आप याद रखें। इन केस मैंने कुछ लिखा और मिटा दिया और आपको नहीं मिला, डोंट वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डेड वीडियो, आप कभी भी प्ले पॉज कर सकते हैं।
Now let's get into this. Okay. So in a perfectly competitive market, there are numerous buyers. बहुत सारे buyers होते हैं, बहुत सारे sellers होते हैं जो homogeneous यानी एक जैसे products बेचते हैं, and no one is able by his own action मतलब खुद से price को influence नहीं कर सकते, since you all have access to full and immediate knowledge of price, क्योंकि सबको immediate price के बारे में पता चलता है, किसी को पहले से नहीं पता चलता, क्योंकि मार्केट यानी ट्रेडिंग जो है वो टॉकिंग प्लेस पे होती है, मतलब anyone cannot decide the price. It's the market, it's the demand and supply which decides the price. No single buyer or single seller could do that. It's not possible. That's the rule. That's the only rule. Definition में क्या कह रहे हैं कि the more nearly perfect market is the stronger tendency for some price to be paid for the same thing in all parts of the market, क्योंकि same price pay किया जाता है या same price charge किया जाता है पूरे market, ठीक है, nobody can charge more or less than, ठीक है, because it is not decided by someone but it is decided by the market forces. अब जो मैं बार बार मार्केट फोर्सेस बोल रही हूँ वो क्या है देखो, फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ये तो हमें पता ही था कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब फ्यू और ये सब नहीं होते, देयर आर लार्ज बहुत सारे बायर्स बहुत सारे, ठीक है। होमोजीनियस मतलब चीजें सेम होती है जिसके बारे में डील कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज है वो सेम है, राइट। एनीथिंग विच यू आर टेकिंग, अब तुम यहाँ से उठाओ, लोकल मार्केट से उठाओ, रीजनल मार्केट से उठाओ, वो पूरे नेशन में सेम है या उस पूरे मार्केट में जो भी वो मार्केट उसमें वो सेम है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझो तुम एक एकदम लोकल एग्जांपल, ठीक है, एक लोकल मार्केट में गए हो जहाँ पे तुम्हें ये मिल रहा है, सपोज मैगी मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उस मैगी का प्राइस पहले वाले दुकान में, उस मैगी का प्राइस 3 दुकान छोड़ के, उस मैगी का प्राइस 15 दुकान छोड़ के क्या अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा। सेम होगा, क्यों? क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, सेम प्रोडक्ट है, राइट। तो एवरी एस्पेक्ट हर जगह पे टू विल बी सिमिलर, ठीक है, डजंट मैटर कहाँ से ले। अच्छा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, मतलब चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, ठीक है, तो कोई भी सेलर कभी भी मार्केट में एंटर करके खरीद मतलब बेचना शुरू कर सकते हैं। सेम गोज विद बाय, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कम बायर्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत कम सेलर्स होते हैं। देयर इज अ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, जब मन है तुम बिजनेस में एंटर कर सकते हो, जब मन है बिजनेस से निकल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कोई भी फर्म जो है जो प्रोडक्शन करना चाहता है किसी चीज का इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, वो आराम से आके प्रोडक्शन कर सकता है और जब उसका मन है वो वहां से निकल सकता है। जब मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूव, जो मूवेबिलिटी है, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है लैंड लेवल कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल मूव फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू अनदर इजीली, एक एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सकते हैं। ये ऐसे है क्यों क्यों क्यों? ये फ्री एंट्री एग्जिट है। मान लो एक फॉर्म में लेबरर्स काम कर रहे थे, कैपिटल था, मशीनरी था, बहुत सारी चीजें, और ये आदमी अब अपना बिजनेस स्विच करना चाहता है किसी और चीज, तो ये किसी और को सेल कर सकता है वो प्रॉपर्टी या फिर
चीजें, या नहीं भी बेचता है या कोई और खरीद लेता है और वो चला गया। अब ये लेबर चाहे तो कहीं और जाके भी काम कर सकता है, ये मशीन पे भी सकता है, ये लोग सेम किसी और के लिए इस जगह पे काम कर सकते हैं, विच इज ऑफ कोर्स मूवेबल, क्योंकि कोई भी कभी भी आके आ सकता है और इस बिजनेस में आ सकता है। ठीक है, दिस इज द रीजन कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बिलो। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, देखो ये बहुत मजेदार चीज है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं कर सकते हो आप प्राइस में। ठीक है, अब अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करोगे तो प्राइस में क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड कर देंगे प्राइस में तो मेरा प्राइस बढ़ जाएगा, बट प्राइस तो आइडेंटिकल है पूरे जगह पे। इन शॉर्ट आप प्राइस को नहीं बढ़ा सकते हो, ये रूल के खिलाफ है, राइट ना। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आप ऐड करोगे गुड्स जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब एग्जिस्टिंग ऑफ टू प्राइसेस, दो प्राइस तो रह नहीं सकते मार्केट में, प्राइस वन प्राइस टू फॉर द सेम कमोडिटी, क्योंकि ये परफेक्ट मार्केट के अगेंस्ट है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के रूल्स के अगेंस्ट है। अच्छा, मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो बायर हो या सेलर हो। ठीक है, नहीं तो उसको कोई भी बोका बना देगा। क्लियर नॉलेज होना चाहिए सारे मार्केट की कंडीशंस का, अगर आप डील कर रहे हो कॉम्पिटिटिव। ठीक है, ताकि थ्रू आउट मार्केट जो प्राइस रेलेवेंट है वही चल सके। नॉलेज नहीं होने से दिक्कत हो सकता है, राइट। सो दीज वेर द फीचर्स, ये 6 फीचर्स अगर आपको क्लियर है तो अभी मैं बताऊंगी कि जो फोर्सेस, जो फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, जिसके बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होता है, वो कैसे होता है वो मैं भी बताऊँ। जो बस इतना बताओ, क्या ये यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। सो इसके पहले देर इज अ वीडियो या फिर देर इज अ क्लास कॉल्ड इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। Siddhi, you have done it. I don't feel Arpita, you have done. So after the class, I'll send you. Make sure you watch that. Okay? अभी प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बात करें कि प्राइस डिटरमाइन होता कैसे, राइट। सो आई वांट यू पीपल टू सिट वेरी 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 कंफर्टेबली। इसके बारे में अपने बात करने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। सुनो, परफेक्ट, इन अ परफेक्ट सिचुएशन, एक परफेक्ट सिचुएशन में प्राइस इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, अब ये डिसाइड किसने किया, मार्केट। ठीक है, अब मार्केट एक बैलेंस लेके आता है किसके बीच में, कमोडिटीज दैट कम फॉर सेल, कम फॉर सेल मतलब सप्लाई, एंड दोज व्हिच आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स, डिमांड। ठीक है, तो मार्केट बैलेंस रखता है किसके बीच में, सप्लाई और डिमांड के बीच में। इसका मतलब है कि फोर्सेस ऑफ सप्लाई और डिमांड डिटरमाइन करता है प्राइस, कोई एक इंसान नहीं करता है, बल्कि कौन डिटरमाइन करता है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड supply, they determine the prices, they determine the prices. Now equilibrium price यानी ये वाला जो सिचुएशन है, ये कब होता है, एक पॉइंट पे, जब सप्लाई विल बी इक्वल टू डिमांड। अभी देखो एक टेबल है, ये प्राइसेस है, अलग अलग प्राइसेस है, ठीक है, और ये अलग अलग क्वांटिटी डिमांड। मुझे बताओ, अगर ये सिचुएशन ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ दिख रहा है, कौन से सिचुएशन में, ए बी सी डी ई, कौन से वाले, सी। यानी कि मैं बोलूं यहाँ मुझे दिख रहा है इक्विलिब्रियम, राइट, आई कैन सी दिस हियर। यानी ये वाला जो सिचुएशन है, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ कि माई थिंग इज व्हाट, प्रॉपर, माई थिंग इज इन इक्विलिब्रियम, ये प्राइस परफेक्ट है। अब देखो इसको मैं कैसे दिखाती हूँ, पहले केस में मेरा क्वांटिटी डिमांडेड 50 था और मेरा क्वांटिटी, अच्छा मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा मार्केट का, रेलेवेंट फिर 3 होगा। ठीक है,
अब देखो डिमांड पहले केस में मेरा 50 था और मेरा क्वांटिटी सप्लाइड था मेरा 10। अब मुझे बताओ ये वाला जो केस है ये कौन सा केस है? यहाँ पे मेरा 40 यूनिट क्या हो रहा है? एक्सेस डिमांड। देखो मैं क्या फिर से मैं बोल रही हूँ, देखो ध्यान से। मैं लोग मांग 50 यूनिट रहे हैं और मार्केट में सप्लाई 10 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि 40 यूनिट से एक्सेस डिमांड हो रहा है, या ये भी बोल सकते हैं कि 40 यूनिट से डेफिशिएट सप्लाई हो रहा है। मेरी बात को समझो प्लीज। हाँ ना में जवाब दो प्लीज, रिस्पॉन्ड करो चैट बॉक्स में या मुंह से, दोनों में से कहीं से। मैं पूछ रही हूँ कि अगर प्राइस 1 है, ठीक है, इस वाले प्राइस पे मेरा क्वांटिटी डिमांडेड 50 यूनिट है और मैं सप्लाई कर पा रही हूँ 10 यूनिट मार्केट में, तो ये 40 यूनिट को मैं एक्सेस डिमांड या फिर डेफिशिएट सप्लाई बोल सकती हूँ? हाँ मैम। यस मैम। परफेक्ट। नेक्स्ट केस में मेरा 40 यूनिट का डिमांड है और 20 यूनिट में सप्लाई कर सकती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ 20 यूनिट एक्सेस डिमांड या 20 यूनिट डेफिशिएट सप्लाई है। एक्सेस डिमांड मतलब ज्यादा डिमांड, डेफिशिएट सप्लाई मतलब मैं सप्लाई कम कर पा रही हूँ। तीसरे केस में मेरा ना एक्सेस डिमांड है ना डेफिशिएंट सप्लाई, यानी परफेक्ट सिनेरियो। चौथे केस में मैं 20 यूनिट मांग रही हूँ लेकिन मार्केट में 40 यूनिट का सप्लाई है, यानी मैं बोल सकती हूँ 20 यूनिट से एक्सेस सप्लाई या फिर डेफिशिएंट डिमांड है। हाँ। लास्ट वाले केस में 10 यूनिट में मांग रही हूँ और मार्केट में 50 यूनिट का सप्लाई है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 40 यूनिट से एक्सेस सप्लाई या फिर डेफिशिएंट डिमांड। अब इस पूरे केस में सिर्फ एक पॉइंट है जहां पे सब कुछ इक्वल है, विच इज दिस 30 वाले केस। अब सबसे पहले वाले केस में मेरा क्या था, ये वाला, ठीक है, जहां पे मेरा 10 यूनिट का सप्लाई था और 50 यूनिट का डिमांड था, यही केस था। ये देखो ये डिमांड का है, डिमांड मेरा फर्स्ट केस में कितना था? डिमांड मेरा फर्स्ट केस में कितना था? 50 था 50। एग्जैक्टली। और सप्लाई कितना हो रहा था फर्स्ट केस में? 10। यानी कि ये देखो सप्लाई, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, ये देखो ये अगर मेरा इक्विलिब्रियम है तो क्या मेरे बॉक्स से बाहर जा रहा है? ये इतना, इतना से इतना तक मैं बोल सकती हूँ, ये वाला जो ये पोर्शन तुमको दिख रहा है, इतना मेरा एक्सेस डिमांड था जो मैंने दिखाया था। उसके बाद वाले केस में मेरा 20 क्या था बताओ सप्लाई, और 40 मेरा डिमांड था, यानी इतना, ये वाला जो दिख रहा था ये मेरा एक्सेस डिमांड था। तीसरे केस में दोनों इक्वल था, मैं मांग भी रही थी 30 और मुझे मिल भी 30 रहा। चौथे केस में सप्लाई हो रहा था 40 यूनिट का और डिमांड हो रहा था 20 यूनिट का, तो मैं बोल सकती हूँ इसको देख के कि ये क्या है बताओ, इतना एक्सेस सप्लाई। उसके बाद में 10 यूनिट का डिमांड था, 50 यूनिट का सप्लाई था, मैं बोल सकती हूँ इतना क्या है बताओ, एक्सेस सप्लाई। यानी मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ बैठ रहा है? वेयर इज माय इक्विलिब्रियम? माय इक्विलिब्रियम इज हियर at 30, where people are asking for 30 units and we are able to provide 30 units. The best price which we can provide things is at rupees 3. 3। Done? तो तुम्हें समझ आया प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? These are the forces, these are different conditions, जिसमें एक ऐसा कंडीशन होगा जो इक्विलिब्रियम होगा। Got my point? यस मैम। यस मैम। यही था। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात, what exactly imperfect competition is, and we'll keep it till here. Next class में we'll be talking about कि अलग-अलग types of market क्या होते हैं. Let's talk about this. So what exactly imperfect competition या imperfect competitive? अब देखो ये मार्केट जो है ये बहुत सारे फॉर्म्स में होता है, ठीक है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन का तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं, ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे फॉर्म्स, मोनोपोली,
मैं शॉर्ट में लिखती हूँ एक का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स। एक सिंगल सेलर होता है मोनोपोली में और बहुत सारे बायर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल बेस्ट लिया जाता है CESC या फिर रेलवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। CSC एक है, सिंगल सप्लायर, बायर्स क्या है पूरी कंट्री, रेलवे सिंगल सप्लायर, ट्रेन वगैरह गवर्नमेंट का है ना, और उसके परचेजेस कौन है, सर्विस के, सब पूरा नेशन, ठीक है। फिर है डुओपोली, डुओ मोनो का मतलब होता है वन, डुओ का मतलब क्या होता है टू, ऑलिगो यहाँ पे होते हैं फ्यू सेलर्स, सेलर्स बहुत सारे भी नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन कम होते हैं, देयर आर फ्यू, मोर देन टू बट, ठीक है। और बायर्स तो बहुत सारे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, ये इसका और इसका एक मिश्रण है जो तुम अभी मेरे से पढ़ो। सबसे पहले तो मोनोपोली मार्केट जो तो मैंने बता ही दिया, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पॉली का मतलब होता है सेलर, यानी सिंगल सेलर, राइट। यहाँ पे अच्छा, सिंगल सेलर तुम मुझे बता सकते हो फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगा क्या? द आंसर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं। श्योर, पीपल के नॉट कम अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, ठीक है, ये पापा जी का घर नहीं। फर्म कितने होंगे? सिंगल, एक सिंगल फर्म होता है जो प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर सामान, ठीक है। सेलर एक ही होता है, बायर्स बहुत। क्लोज सब्स्टिट्यूट होना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि जब एक ही फर्म है जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी उसके कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट कहाँ से आएगा भाई? अब बैरियर क्या, स्ट्रॉन्ग बैरियर है भाई, एंटर करना इस मार्केट में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, टेक्नोलॉजी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, हजार कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। फर्म एंड इंडस्ट्री सेम है यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है, एक इंडस्ट्री बड़ी होती है और उसमें बहुत सारे फर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अलग 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 प्रोड्यूसिंग हाउस यूनिट्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, है ना, हजार प्रोड्यूसिंग चैनल्स हैं, बहुत सारे मीडिया पार्टनर्स हैं, हजारों चीजें, ठीक है। उसी तरीके से एजुकेशनल इंडस्ट्री है, हजारों छोटे 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 फॉर्म्स है, और ये इंडस्ट्री बन गया। फूड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हजारों रेस्टोरेंट्स है, अलग अलग कंपनीज है, बट फूड इंडस्ट्री एक है। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री और फर्म एक ही है, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन नहीं किया जाता है, यहाँ पे प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर कौन होते हैं? सेलर्स। क्यों? क्योंकि बॉल इज इन देयर कोर्ट। नेचर ऑफ AR एंड MR ग्रोथ, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू एंड MR का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। अगर आपने मेरे से रेवेन्यू कॉस्ट वाला चैप्टर प्रोडक्शन वाला पढ़ा है तो आपको एक्चुअली पता होगा कि ये क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा वेट करो, बस इतना समझ के रखो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों डाउनवर्ड्स होते हैं, ये दोनों भी डाउनवर्ड स्लोप कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सेलर सेल करना चाहता है ज्यादा, ठीक है, वो ही मस्ट रिड्यूस द प्राइस व्हेन प्राइस डिक्रीज्ड, तो मतलब उसको ज्यादा बेचना है, तो जब प्राइस कम होता है ना तो वो मार्केट में उस चीज को सप्लाई भी करना बंद, ठीक है। इसीलिए एवरेज रेवेन्यू मार्जिन और मार्जिन रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। उसको ज्यादा दाम पे ज्यादा बेचना होता है, कम दाम में कम बेचना होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि अब देखो, अगर मैं ही मालकिन हूँ और मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं ही करता करता हूँ, तो हो सकता है मैं किसी से ज्यादा और किसी से कम लूँ, अलग अलग कंज्यूमर से ज्यादा लूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाले बिजनेस हाउसेस से ज्यादा लेते हैं, और जो घर पे रहते हैं, जैसे जो हाउसिंग इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो थोड़ा उसका कम प्राइस होता है। इट इज पॉसिबल, ठीक है, इट इज पॉसिबल। बहुत सारे लोगों का माफ भी होता होगा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे लोग से फाइन भी लेते हैं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज। प्रॉफिट्स तो भैया मैक्सिमम, मेरा बिजनेस
तुमको रहना है, तुमको ऐसा तुम भाव नहीं दिखा सकते सीएससी को जाके कि हाँ जाइए ना, मैं कहीं और जाके इलेक्ट्रिसिटी लूंगी। सीएससी बोलेगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जाओ निकलो, क्योंकि उसको पता है कि बहुत लोग हैं कि अगर हम मैनी जस्ट गेट लॉस्ट वाला हिसाब है ना। अब यहाँ पे प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन अगर तुम देखो तो यहाँ पे कर्व से करवाया, ठीक है। यहाँ पे देर आर चांसेस ऑफ, नॉर्मली आपने नॉर्मल प्रॉफिट सुना होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट सुना, सॉरी लॉस सुना होगा, बट एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या सुपरनैचुरल प्रॉफिट्स नहीं सुना होगा। ये कब होता है ना, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बड़ा होता है, where total revenue is greater than total cost। जितना कॉस्ट आपने लगाया है वो ज्यादा है टोटल रेवेन्यू का। ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, ये चीज नॉर्मली देखने को नहीं, बट जब ये होता है then there are abnormal profits which are possible, and that the only reason is average revenue and margins, both the things are slow। कि मैं कम प्राइस में बेचना ही नहीं चाहूंगी, मैं तो सप्लाई कम कर दूँ, मैं ज्यादा प्राइस में सप्लाई बढ़ा दूँ कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा, राइट। So we are keeping it till here. We'll be starting from monopolistic market from the very next class. In case you have any doubts, you can ask me.